सरकार ने एक फैसला लिया कि SC/ST एक्ट में जो गिरफ्तारी होती है वो नहीं होगी और उस एक्ट को कमजोर करने की कोशिश हुई। लेकिन पूरे देश के दलितों ने और आदिवासियों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का विरोध किया और सरकार को एक अध्यादेश लाना पड़ा। यह हमारी एकजुटता का परिणाम है कि सरकार को और न्यायालय को उसके आगे झुकना पड़ा। इस एकजुटता के लिए मैं आपका सलाम करता हूं कि आपने वो एकजुटता दिखाई। जहां पर भी जिस भी जगह पर मौजूद थे वहां पर उन्होंने वो एकजुटता दिखाई और सरकार को झुकाया। लेकिन ये सरकार बहुत बदमाश है, बीच बीच में आपकी एकजुटता की परीक्षा लेती रहती है कि आप अभी तक एकजुट हैं या नहीं है। आपकी एकजुटता टूट गई या बची हुई है? SC/ST साथ में बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? इसलिए मित्रों, इस सवाल पर हमको बहुत सजग रहना होगा, क्योंकि सरकार और न्यायालय हमको आपस में लड़ाना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि आपने आरक्षण का लाभ ले लिया और आपको आवश्यकता नहीं है, आप अगड़े हो गए हैं। जब ये सवाल मुझसे एक लाइव शो में आज तक में पूछा गया कि मीणा तो इतने आगे पहुंच गए हैं और उनको आरक्षण की क्या आवश्यकता है, तो मैंने उनसे पूछा कि बताओ कितने मीणा वाइस चांसलर हैं, कुलपति, विश्वविद्यालयों के कितने कुलपति मीणा हैं? एक भी नहीं। देश के बिलियनियर्स में कितने मीणा हैं? जो सबसे बड़े उद्योगपति हैं, अगर उनमें 1000 2000 की सूची भी बनाए, उनमें कोई मीणा नहीं है। देश के कितने सुप्रीम कोर्ट के जज मीणा हैं? मेरे ख्याल से कोई भी आज तक नहीं हुआ है। देश में हाई कोर्ट के कितने जज या चीफ जस्टिस वो मीणा हैं? कोई भी नहीं। फिर कैसा क्रीमिलियर आ गया भाई? कैसे आप ये कह रहे हैं कि बहुत आगे बढ़ गए हैं? और ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं। मीडिया में हमारे लोग बिल्कुल नहीं हैं। आप देखेंगे एक सर्वे हुआ था करीब 20 साल पहले, जिसमें ये जानने की कोशिश की गई कि SC/ST और OBC की कुल भागीदारी कितनी है। तो सर्वे में परिणाम आया कि तीनों जोड़ करके 1% से भी कम है। आप सोचिए कि जिनकी जनसंख्या 85%, 85%, 85% से ज्यादा है, उनकी मीडिया में भागीदारी 1% से भी कम है। अब मान लीजिए 20 साल में 2-3% हो गई होगी। मैं ऐसा मान लेता हूं कि छोटे छोटे पदों पर कुछ संवाददाता, कुछ छोटे पत्रकार हमारे समाज के, कुछ दलित समाज के, कुछ OBC समाज के मीडिया में पहुंच गए हैं। लेकिन अभी भी डिसीजन मेकिंग में, निर्णय लेने वाली जगहों पर हमारे समाज के लोग नहीं हैं। तो जब भी कोई हमसे ये सवाल पूछे, और ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, और खास तौर पे आपको अपने बच्चों को इस बात के लिए सवाल का जवाब देने के लिए तैयार करना है, क्योंकि हमारे बच्चे नहीं जानते, उन्होंने कभी वो स्थितियां नहीं देखी, वो हमारा इतिहास नहीं जानते। तो उनसे कोई कहे कि भाई तुम्हारे पापा भी इसी में काम करते हैं, हमारे पापा भी इसी में काम करते हैं, तुमको रिजर्वेशन की क्यों जरूरत है, या तुमको कोई विशेष लाभ क्यों चाहिए, तो हमारा बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। आप में से अधिकांश लोगों के बच्चे समझ नहीं पाएंगे कि ये कैसा सवाल है और इसका क्या जवाब देना है। हम कैसे अलग हैं, हमारा इतिहास कैसे अलग है, हमारी संस्कृति कैसे अलग है, उस बात को हमको समझना है और आने वाली पीढ़ी को समझाना है। और इस तरह के कार्यक्रम इस बात के लिए एक अच्छा मंच हो सकते हैं, जब हम आने वाली पीढ़ी को समझाएं और साथ साथ में खुद भी समझें, क्योंकि खुद बहुत सारे हमारे मन में गलत फहमियाँ होती हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। उन कंफ्यूजन्स को हमको दूर करना है। कैसे दूर करना है? आपस में बात करके दूर करना है। खास तौर पर इस कार्यक्रम में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में ज़्यादा दिख रही है। ये बहुत अच्छी बात है, इन महिलाओं के लिए ताली बजाई जानी चाहिए। कल महिला दिवस था और आज इतनी बड़ी संख्या दिखाई पड़ रही है, क्योंकि बच्चों को साथ सबसे ज़्यादा वक्त महिलाएं बिताती हैं। तो बच्चे कैसे बनेंगे? एक बच्चे ने यहाँ पे एक स्पीच दिया, बड़ा अच्छा स्पीच दिया, बहुत अच्छी ढंग से, इतने कॉन्फिडेंस से अपनी बात कही। ऐसे ही अपने बच्चों को सिखाएं। लेकिन उसने एक बात कही कि हमारी मम्मी जो करेंगे हम वो सीखेंगे। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर महिलाएं अपने बच्चों को अपने समाज के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में बताएंगी, तो वो बच्चे निश्चित तौर पे अपने समाज से जुड़े रहेंगे। लेकिन आजकल क्या होता है, जैसे शादी हुई, ज़्यादातर लोगों को ये समस्या होती है कि वो निजी संपत्ति पर केंद्रित हो जाते हैं।
निजी संपत्ति, हमारे पास और प्लॉट होना चाहिए, एक फ्लैट होना चाहिए, इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए, बहुत सारे गहने होने चाहिए। बूढ़े माँ बाप है कि माँ बाप ने क्या किया है वो तो उनको तो नहीं पता, लेकिन हम जानते हैं कि माँ बाप ने क्या किया है। आपके माँ बाप भी महत्वपूर्ण है, यानी आपकी पत्नी के माँ बाप भी महत्वपूर्ण है और आपके भी महत्वपूर्ण है। दोनों को बराबर सम्मान दें, उनको दरकिनार ना करें। और कोई भी पति या पत्नी अगर कोई सामाजिक कार्यों में सक्रिय है, आजकल बहुत सारी महिलाएं सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं, खासतौर पर राजस्थान में तो ऐसे कई सारे कार्यक्रम होते हैं जहां पर महिलाओं की बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी होती है। अगर कोई महिला सक्रिय है, कोई पुरुष सक्रिय है, तो उसका सहयोग करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपका पति या पत्नी कुछ परिवार में समय नहीं दे पा रहे इस वजह से, तो थोड़ा टॉलरेट करें, क्योंकि बाहर की जिम्मेदारी सिर्फ पुरुषों की नहीं है। अब महिलाएं बराबर की पढ़ी लिखी हैं, तो वो भी अगर समाज के निर्माण में कोई योगदान देना चाहती हैं तो उनको साथ में लीजिए। उनके पास बड़ी महत्वपूर्ण राय होती है और मैं महिलाओं से निवेदन करता हूं कि आप भी थोड़ा सा इस मामले में पुरुषों का सहयोग कीजिए और समाज के साथ जुड़ने में सहयोग कीजिए। खासतौर पर जब विवाह होने के बाद में आप सिर्फ पति पत्नी नहीं है, विवाह एक सामाजिक समझौता है जिसमें पूरा समाज भी हमारे साथ में है और समाज से हमें आने वाली पीढ़ियों को जोड़ना है, अपने बच्चों को, ताकि वो बच्चे जब अपने दादा दादी या नाना नानी के साथ उठे बैठे गांव जाए तो उनको कोई हीनता बोध ना हो, उनको ये ना लगे कि ये कौन सी दुनिया के लोग हैं। ठीक है, आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते होंगे, लेकिन अल्टीमेटली हमारी पृष्ठभूमि यही है। उस पृष्ठभूमि को हमें समझना है और स्वीकार करना है, आने वाली पीढ़ियों को बताना है। उस पृष्ठभूमि पर ना कोई शर्म करने की जरूरत है, ना उसको छिपाने की जरूरत है। हम में से अधिकांश लोगों की पृष्ठभूमि क्या है कि हम सब किसान परिवारों से आए हैं, या तो पहली पीढ़ी पढ़ रही है या दूसरी पीढ़ी पढ़ रही है। ज्यादातर लोग वो पहली पीढ़ी में बाहर निकले हैं, या ज्यादा से ज्यादा कुछ लोग हैं जो जिनके पिताजी भी पढ़े लिखे हैं और वो दूसरी पीढ़ी जो पढ़ करके जॉब में आई है और या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही है। लेकिन सबकी पृष्ठभूमि समान है। 90% लोग किसान पृष्ठभूमि के हैं, 90% लोग हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं, गांव के सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए हैं। आज देश में जितने हमारे समाज के IAS अधिकारी हैं, उन सब सीनियर लोगों को देख लीजिए आप, सब उसी पृष्ठभूमि के हैं, सब किसान परिवारों के हैं, सब हिंदी मीडियम के पढ़े हुए हैं, लेकिन आज वो अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा क्या काम किया है कि वो IAS बन गए और देश में उनका नाम है, पूरे समाज को उन पर गर्व है। तो वो एक चीज है शिक्षा, जो हमको बदल सकती है। शिक्षा और हमारा आत्मविश्वास। आत्मविश्वास के रास्ते में जो बाधा है वो कई बार अपनी पृष्ठभूमि, जो हमारा किसान बैकग्राउंड है या हमारा हिंदी मीडियम का बैकग्राउंड है, वो हमारे लिए एक हीनता बोध का काम करता है। कई बार हमको लगने लगता है कि अरे यार, मेरे पिताजी तो इतने देखो अनपढ़ हैं, या वो तो किसान हैं, उन्होंने तो मुझे कभी होमवर्क भी नहीं कराया, वो पढ़ना भी नहीं जानते, मैं कैसे इस शहर के बच्चे से या इंग्लिश मीडियम के साथ में कोई प्रतियोगिता कर सकूंगा या कर सकूंगी। मित्रों, अपने बच्चों को ये सिखाएं कि जो आपकी किसान पृष्ठभूमि है या आपकी हिंदी मीडियम की पृष्ठभूमि है, ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपकी मजबूती है, ये आपका संघर्ष का इतिहास आपको याद दिलाती है। आप सोचिए कि एक किसान की तुलना में, एक मैं हमेशा ये समझता हूँ कि आपके सबके जॉब का मैं सम्मान करता हूँ, आप ज़्यादातर लोग रेलवे में काम करते हैं या दूसरे किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, लेकिन जो मैंने पाया है कि एक किसान की तुलना में हम किसी भी ऑफिस में हो, हम कम मेहनत करते हैं, एक किसान ज़्यादा मेहनत करता है, ना दिन देखता है ना रात देखता है, और उसके बदले में उसको उतना कोई मुनाफा नहीं होता, लेकिन दिन रात अपने परिवार के लिए वो लगा रहता है। तो जब हम इतना संघर्ष करके अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, किसान परिवार अपने बच्चों को पढ़ा करके बाहर भेज सकते हैं, तो उस पृष्ठभूमि पे गर्व करना चाहिए, शर्म करनी चाहिए। मेरे ख्याल से उस पर हमको गर्व करना चाहिए। एक बार की बात है, जब मैं BA के दिनों में गांव में रहता था और वहीं से मैंने परीक्षा दी, तो भाई की शादी हो गई, बहन की शादी हो गई, घर में मैं बचा, तो मुझे ये जिम्मेदारी मिली कि भैंस चराने का काम करूँगा।
क्योंकि परीक्षाएं, वहाँ तो ये मानते थे कि परीक्षाएं देने जाओ, बाकी तो बीए में पढ़ाई करने की क्या जरूरत है। मैं भैंस चरा रहा था और मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी और मैं पानी पीने के लिए गया, इतने में भैंस किसी के बाजरे में गई। अब वहां पर मेरे पिताजी मुझसे गुस्सा हुए और उन्होंने कहा कि देखो, आप सोचो, तुम समझो इस बात को कि खेती करना आसान है या पढ़ना आसान है। उस दिन से मुझे समझ में आ गया कि पढ़ना बहुत आसान है, एक कुर्सी टेबल पे बैठ करके या चटाई पे बैठ करके एक किताब ही तो लेकर के बैठना है, कितना आसान है वो। आप देखिए कि वो दिन रात मेहनत करते हैं, उसकी तुलना में पढ़ाई करना बहुत आसान है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं है। तो अपने बच्चों को ये सिखाएं कि हमारी पृष्ठभूमि हमारी ताकत है, उस पृष्ठभूमि से हमें संघर्ष की प्रेरणा मिलती है। हमारे माँ बाप का संघर्ष, आज हम में से बहुत सारे लोग खुशकिस्मत है कि उनके माँ पिता हैं और उनकी सफलताओं को देख पा रहे हैं। मेरा दुर्भाग्य ये रहा कि जब मैं अपने गांव से जेएनयू में मेरा एडमिशन हुआ सन 2001 में, मैं पढ़ने के लिए आया जो देश का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय है, तो वो दिन देखने के लिए मेरे पिताजी जीवित नहीं रहे। बीए की परीक्षा के दिनों में वो गुजर गए। जब मैं उस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बना तो मेरी माँ तो जीवित थी, लेकिन 2-3 साल बाद उनका भी निधन हो गया। जो सुख सुविधाएं या मेरी सफलताओं को वो देख सकते थे, वो नहीं देख पाए। लेकिन आप सबके माँ बाप जीवित हैं, आप उनको कम से कम अपनी सफलताओं का, उनके संघर्ष का जो संघर्ष उन्होंने किया और उसके बदले में आपको सफलताएं मिली, उस संघर्ष की सफलताओं का एहसास कराएं कि उनका संघर्ष किस तरह से रंग लाया है और आप कहां पहुंच गए। हम में से बहुत सारे लोग कई बार विवाह की वजह से, कई बार आपसी भाइयों के विवाद की वजह से अपने माँ बाप को पीछे छोड़ देते हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो पीछे छूट गए हैं, चाहे वो आपके माँ बाप हैं, आपके परिवार के दूसरे लोग हैं, गांव के दूसरे बच्चे हैं, आपसे जूनियर बच्चे हैं, उन सब का साथ खड़े हों, उनको आगे बढ़ाने में मदद करें और खास तौर पे अपने माँ बाप को इन सफलताओं के लिए हमेशा श्रेय दें, उनका हमेशा सम्मान करें। और अगर वो आपके साथ यहाँ रहने के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो समय समय पर उनसे मिलने के लिए जाएं। उनको क्या तकलीफें हैं, उन तकलीफों को में उनकी मदद करें, उनके साथ में खड़े हों, बात पे जरूर जाएं। ये हमारी सफलताएं, तभी उनमें मिठास आएगा। बाकी बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, हमारे समाज में, जिनके पास में बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है, जिनके पास में बहुत सारे प्लॉट और फ्लैट है, लेकिन वो ना समाज के हैं ना परिवार के हैं, और एक दिन समाज और परिवार भी उनको त्याग देगा। अगर आप परिवार और समाज के नहीं हुए तो ये समाज भी आपकी बहुत दिन तक इज्जत नहीं करेगा। आप देखते होंगे बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, जब पद पे होते हैं उनसे कोई मिलने के लिए जाता है, पर्ची भेजता है तो कहते हैं हमारे पास में टाइम नहीं है, हमेशा बिजी मिलते हैं और कोई मदद भी नहीं करते। लेकिन जब रिटायरमेंट करीब आता है तो उनको लगता है अच्छा गंगापुर से, सपोटरा से, टोडाभीम से कहीं से टिकट मिल जाए तो चलो अब समाज के बीच जाते हैं, समाज के कार्यक्रमों में जाने लगते हैं। और अल्टीमेटली उनका लक्ष्य क्या होता है कि किसी तरह टिकट मिल जाए और हम विधानसभा में या लोकसभा में पहुंच जाएं। तो ऐसे लोगों को कभी समाज अंगीकार नहीं करता। जो अपने जॉब में रहते हुए समाज के साथ खड़े होते हैं, उन्हीं को समाज बाद में सम्मान देता है, चाहे आप छोटे पद पर हैं या बड़े पद पर हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाज के साथ खड़े हों और जो पीछे छूट गए हैं उनको साथ लेकर के आएं। एक और दिशा में हमको काम करने की आवश्यकता है। हमारे गांव में हर तरफ आजकल नशे की लत, वो छोटे बच्चे ने इस बारे में बोला, बहुत बुराइयां हैं। उन बुराइयों में से सबसे बड़ी बुराई आज मेरे ख्याल से जो मीना बहुल क्षेत्र है उसमें सबसे बड़ी बुराई है कि नई पीढ़ी नशे की चपेट में आ गई है। नशा वो सामान्य नशा नहीं कि कोई छोटी मोटी शराब पी ली, स्मैक ले रहे हैं और बहुत सारे दूसरे नशे। उस नशे से हमको इस आने वाली पीढ़ी को बचाना है। उस नशे का सबसे बड़ा कारण यह है कि आज जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हो गई है, रोजगार के अवसर लगातार सिमटते चले जा रहे हैं। 2 हफ्ते पहले एक कार्यक्रम, बहुत सारे लोगों ने बताया कि उन्होंने वीडियो देखा, जालौर में रानीवाड़ा नाम का एक जगह, एक तहसील है, वहाँ पे एक कार्यक्रम हुआ, डॉक्टर किरोड़ी लाल भी उसमें थे, मैं भी था। तो मैंने वहाँ भी ये बात कही और यहाँ पर भी ये बात कहना चाहूँगा कि जब भी हमारे मंचों पर, वहाँ किरोड़ी लाल जी के सामने कहा, कोई नेता हो
तो करुणलाल जी थे, तो मैंने कहा कि देखिए हमारे युवा इसलिए नशे की चपेट में आ रहे हैं कि उनको कोई जितना उन्होंने पढ़ा है उसके अनुसार उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा। और इसके लिए हमको क्या काम करने की जरूरत है? एक तो लोगों के दिमाग में ये बात डालनी पड़ेगी कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं है, अब हमको प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी देखना पड़ेगा। हम चाहें या ना चाहें सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। आपके छोटे भाई बहन जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो जो जयपुर में रह कर के, दिल्ली में रह कर के या कहीं और रह कर के तैयारी कर रहे हैं, कोटा में रह कर के, उन सबको ये बात समझाने की आवश्यकता है कि हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। फिर रास्ता क्या है? रास्ता यह है कि जिनको सरकारी मिल जाए वो सरकारी के लिए कोशिश करें, लेकिन जिनको ना मिले वो प्राइवेट सेक्टर में भी अपना भाग्य आजमाए। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो नेताओं के लिए जरूरी है कि उनको ये काम करने की जरूरत है कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन हो। तो जब भी आप आने वाले समय में कोई प्रोग्राम करें, समाज के किसी नेता को बुलाएं, तो उनसे जरूर कहें कि आप संसद में या विधानसभा में इस सवाल को उठाइए कि प्राइवेट सेक्टर में भी SC/ST का रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि 80% नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में चली गई हैं। सिर्फ 20% नौकरियां सरकारी क्षेत्र में बची हुई है। उन 20% में से भी बहुत सारी जगहों पर कॉन्ट्रैक्ट पे लोग लिए जाते हैं, कहीं अस्थायी तौर पे नियुक्ति होती है, कहीं कॉन्ट्रैक्ट पे नियुक्ति होती है, या कुछ और नाम उसको दे दिया जाता है और अल्टीमेटली हमारी नौकरियों को कम किया जा रहा है। ऐसे में नेताओं की जिम्मेदारी ये है कि वो विधानसभा और लोकसभा में इस सवाल को उठाएं, और हम सब की जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ी को प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से भी तैयार करें। आजकल देखिए, मैं कोई सरकार की तरफ से नहीं बोल रहा, सरकार ने भी एक योजना लागू की, इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये शब्द का प्रयोग क्यों कर रहा हूँ, लेकिन एक स्किल डेवलपमेंट का युग है कि हम अपने अंदर कितना कौशल विकसित कर सकते हैं। कौशल कैसे विकसित करेंगे? यानी हमको सिर्फ ये नहीं है कि हमको सिर्फ जो हमारी प्रतियोगी परीक्षा की किताबें वही पढ़नी है, बल्कि और कुछ भी आना चाहिए। कल्पना करिए कि हमको जॉब नहीं मिल पाता, हमारे छोटे भाई बहन को जॉब नहीं मिल पाता, तो उनके बारे में सोचिए कि वो क्या कर सकते हैं। और ये डिसाइड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनकी रुचि को हमको जानना चाहिए कि उनकी रुचि किस क्षेत्र में है। अगर किसी की वीडियो बनाने में रुचि है, जैसे मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो बनाने में आजकल देखते हैं, ध्रुव राठी को देखते हैं, रवीश कुमार को देखते हैं, या और किसी यूट्यूबर को देखते हैं, और उनको लगता है हम भी इस तरह के वीडियो बना सकते हैं। तो किसी की वीडियो बनाने में रुचि है तो वो वीडियो बनाए, किसी की कोई और लघु उद्योग में, कुटीर उद्योग में, या किसी और उद्योग में रुचि है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे हमारे युवा हैं जो नए नए क्षेत्रों में जा रहे हैं, और हमको उनके साथ खड़े होना चाहिए। हमारे समाज में क्या बीमारी हो गई है कि जो दहेज की बीमारी है वो नशे के साथ में जुड़ी हुई एक बीमारी है, कि जो लोग सरकारी नौकरियों में सफल नहीं है उनकी शादियां बड़ी मुश्किल हो गई है। हर कोई सरकारी नौकरी वाला दामाद चाहता है, और सरकारी नौकरी चाहे गैंगमैन की हो, चपरासी की हो, लेकिन सरकारी होनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के प्रति हमारे मन में सम्मान भाव नहीं है। और दूसरा, सरकारी नौकरी के माध्यम से ज्यादातर लोग दहेज ऐंठना चाहते हैं, वो लड़की वालों से ज्यादा पैसा लेना चाहते हैं। आप खुद सोचिए, आप में से ज्यादातर लोगों के पास बेटियां भी होंगी, आप खुद सोचिए कि ये दहेज की बीमारी आखिर समाज को कहां ले जाएगी, किस गर्त में ले जाएगी। एक तरफ इससे बहुत सारे गरीब लोग तबाह हो गए, जो पढ़े लिखे नौकरी वाले हैं उनके पास में, किसी के पास 1 नंबर की कमाई है, किसी के पास 2 नंबर की कमाई है, और बहुत बड़ा बड़ा दहेज दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि अच्छा, जो गरीब आदमी है उसके लिए आपने कंपटीशन खड़ा कर दिया कि अच्छा, अगर स्कूल टीचर से शादी करनी है तो इतने लाख रुपए होने चाहिए। अब गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? आपने तो अपनी नौकरी से कमा लिए, कुछ 2 नंबर से कमा लिए। एक गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? उसके पास तो यही रास्ता बचा है कि वो अपनी जमीन बेच दे। तो आप खुद जो बेटियों के पिता है या जो भी बेटियों के पिता नहीं है, संवेदनशील इंसान है, इस बात को समझें कि ये दहेज बहुत बड़ी बीमारी है, हमारे समाज को गर्त में ले जा रही है। जब एक तरफ आप कहते हो हम तो आदिवासी हैं, और दूसरी तरफ आप लाखों करोड़ों में दहेज दे रहे हो, तो दूसरे समाज के लोग आपके ऊपर सवाल उठाते हैं कि ये कैसे आदिवासी है। लोग कहते हैं तो नकली आदिवासी है,
तो आप चाहते हो कि आपके समाज के ऊपर सवाल उठे तो आप ये सब करते रहिए, लेकिन आप चाहते हो कि आप पूरी डिग्निटी के साथ में, पूरी गरिमा के साथ जिए और बेटी वालों के दर्द को भी समझें, तो इस दहेज की बीमारी को उखाड़ फेंके। मुझे देख करके बड़ा आश्चर्य होता है कि जो महापंचायतें हो रही है, महापंचायतों में बहुत सारे रेजोल्यूशन पास हो रहे, बहुत सारे नियम बनाए जा रहे हैं, और ज़्यादातर महापंचायतों में क्या लिखा जा रहा है, उसमें जो उनके नियम बन रहे हैं और सारी बातें सही है, दहेज के बारे में लिखते हैं कि खुले में ना लें। ये क्या बात हुई भाई? सही बात है। यानी चोरी करो लेकिन छुप करके करो, ये तो घूस लेने की बात हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि आप में से जो लोग घूसखोर हैं या घूसखोरी का समर्थन है, वो इस तरह के रेजोल्यूशन का समर्थन कर सकते हैं, और जो लोग ईमानदार हैं और जो चाहते हैं कि आपके बच्चे ईमानदार बने और अपनी इज्जत के साथ जिए, वो आज ही ये प्रण करेंगे कि मैं ना दहेज लूंगा ना दहेज दूंगा। ये छिप करके लेने का बिल्कुल नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अच्छा FD करवा दो हमारे नाम से, ये प्लॉट दे दो हमारे नाम से। अरे कोई जब इस तरह की बात करें तो मेरे ख्याल से उसके साथ में बात ही मत करो कि हमें तुम्हारे घर में शादी नहीं करनी। फिर आप कहेंगे कि भाई हमारे बच्चों की शादी कैसे होगी, इसकी चिंता मत करिए, हमारा समाज बहुत बड़ा है, आज इतने लोग यहाँ इकट्ठे हैं, इन सब के भी बच्चे बड़े होंगे और आगे एक इसी तरह का समारोह हम आपस में युवक युवती परिचय सम्मेलन करेंगे, और अच्छे साथी चुनने के लिए बहुत सारे अवसर हैं। जो अच्छी जगहों पे पढ़ रहे हैं वहाँ पर अगर आपके बच्ची ने कोई अच्छा साथी चुन लिया है, तो मैं ये भी कहूँगा कि थोड़ा सावधान बनिए और अपने और बच्चे या बच्ची के साथ में खड़े हो जाइए। उसने जो साथी चुना है उससे अच्छा उसके लिए और कोई नहीं हो सकता। कुछ लोगों को लगेगा कि ये कैसी बात हो रही है, लेकिन आप चाहें ना चाहें ये हमारे समाज में होने वाला है, दुनिया के हर समाज में हो चुका है, जिन समाजों में नहीं हुआ उनमें होगा। आपकी रजामंदी होगी तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर वो अपने आप ये कर ही लेंगे। इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप सहमति दे, अपने बच्चे के साथ खड़े हों, अपने बच्चों से दोस्ती का एक रिश्ता रखें कि जब वो अगर किसी के साथ कोई किसी रिश्ते में है तो आपके साथ में शेयर कर सके कि मुझे ये लड़का या लड़की पसंद है। और उसमें ठीक है कि आपको अपने समाज के लोग चाहिए, लेकिन अगर कोई बच्चा बच्ची समाज से बाहर भी जाता है तो उसको भी, हालांकि हमारे समाज में ऐसी खाप पंचायतों जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी उसके साथ भी उदारता के साथ में आप बर्ताव कीजिए। वो आपका बच्चा है और आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं, वो आपको अच्छे से समझ सकता है। इसलिए इन सब विषयों पर हमको थोड़ा उदार होने की जरूरत है, और इस तरह के जो सम्मेलन है उसको आप आगे परिचय के सम्मेलन के, देखो इतने लोग आए हैं, सब एक दूसरे से परिचित होंगे, तो इससे ये फायदा होगा कि हम जब कोई मुसीबत में होगा तो उसके साथ खड़े होंगे। हमें बहुत सारे अच्छे संबंध जानने को मिलेंगे, किसी के छोटे भाई बहन हैं उनको पता चलेगा अच्छा ये लड़का भी है, ये लड़की भी है, इसकी नई जॉब लगी है या जॉब नहीं भी लगी है। हमने जो शर्त निर्धारित कर दी है कि जॉब होगी वही बच्चा अच्छा है या वही बच्ची अच्छी है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारियों के घरों में घुस करके देखिए आप, जो बहुत जिनकी सैलरी 2-2, 3-3 लाख रुपए महीना है, उनके घरों में देखिए एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। सफल तो बहुत है, उनके पापा भी IAS है, बेटा भी IAS है, IPS है, बेटी भी IPS है, लेकिन एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। तो ऐसे सफलता की तुलना में गरीब लोग भले हैं। अच्छा व्यक्ति ढूंढिए, अच्छी नौकरी नहीं, अच्छा व्यक्ति ढूंढिए। और अच्छे व्यक्ति की पहचान कैसे होगी? उसका परिवार अच्छा होगा, उसका व्यवहार अच्छा होगा, और एक दूसरे को थोड़ा समय दीजिए, एक दूसरे को जानने का मौका दीजिए। ये हड़बड़ी मत करिए। जो करीरी वाली घटना हुई वो क्यों हुई? वो घटना इसलिए हुई कि लड़का लड़की ने एक दूसरे को देखा ही नहीं। भाई देखने के लिए जा रहे हैं, बहन देखने के लिए जा रहे हैं। अरे भाई, पहले लड़का लड़की का परिचय होना चाहिए और दोनों कम से कम बुनियादी रूप से 1-2 बार बात कर लें, ये समझ लें कि उनके परिवारों की पृष्ठभूमि एक दूसरे से बहुत अलग तो नहीं है, उनके बातचीत व्यवहार एक दूसरे से बहुत अलग तो नहीं है। क्योंकि बहुत बड़ी परेशानी ये होती है कि जनरली जो लड़के, किसानों के लड़के सफल होते हैं, किसानों के लड़कों की जॉब हो गई, तुरंत नौकरी वाले उनको ढूंढना शुरू कर देते हैं अपनी बेटियों के लिए। तो जो नौकरी वाले हैं और जो किसान है, दोनों में एक पीढ़ी का फर्क आ गया। जो एक पीढ़ी का फर्क है, इसकी वजह से बहुत सारे घर टूट रहे हैं।
आप उन घरों के अंदर घुसकर देखिए, एक बच्चा है जो बड़ा अधिकारी बन गया, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि तो वही किसान माँ बाप है, उसके संस्कार वही है। और दूसरी तरफ एक बच्ची है जो किसी अधिकारी की बेटी है। तो जो अधिकारी के घर में पली बड़ी है, उसके मूल्य और संस्कार भिन्न है। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, लेकिन उसके संस्कार भिन्न है, उसकी चॉइसेस, उसकी खुशियाँ, उसके दुख वो भिन्न है, उसका सर्कल भिन्न है। और जब इस तरह के अलग अलग बैकग्राउंड के लोग एक साथ में शादी कर लेते हैं, क्योंकि अब किसान को भी लगता है कि अरे इतने बड़े अधिकारी की तरफ से रिश्ता आया है तो मुझे मान लेना चाहिए इसको। और जब वो शादी कर, कई बार दहेज के लालच में शादी कर लेते हैं कि अच्छा ये फला लड़की के पिता तो ये इतने बड़े अधिकारी हैं तो इतने लाख तो दे ही देंगे, किसी न किसी लालच में फंस जाते हैं और बाद में लड़का लड़की दोनों का जीवन तबाह हो जाता है, दोनों नर्क जैसी जिंदगी भोगते हैं। तो उससे बचाना है तो अच्छा तरीका यह है कि लड़के लड़की को मौके दीजिए, उनको आपस में परिचय कराइए और उनको अपना साथी चुनने के लिए उनकी मदद कीजिए, उनके साथ खड़े होइए। जो शिक्षा वाली बात है उसको आगे बढ़ाना इसलिए जरूरी है कि आज देश में, दुनिया में जितने भी लोग सफल हैं, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर हों या और बहुत सारे लोग, आपने बाबा साहब अम्बेडकर का एक कोटेशन जरूर सुना होगा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसको पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आज जो लोग सफल हैं किसी भी क्षेत्र में, आप पिछली पीढ़ी से उनकी तुलना करके देखिए कि जिनके माँ बाप मजदूर हैं, आज भी अखबार में छपता है रिक्शे वाले का बेटा बना IAS या कोई मजदूर का बेटा बेटी बने IPS। ये जो खबरें छपती हैं, इनमें सबसे बड़ा योगदान किस चीज का है? इसमें सबसे बड़ा योगदान है शिक्षा का। और शिक्षा मतलब क्या? शिक्षा मतलब वो नहीं जो किताबों में लिखा है और आप रट करके परीक्षा में लिखाते हैं। शिक्षा मतलब उन किताबों को समझना भी, क्योंकि असली पढ़ाई तब शुरू होती है जब किताबों की बातों को आप समझने लगते हैं। जैसे मैं महसूस करता हूँ, मेरे ठीक ठाक मार्क्स से BA कर लिया गंगापुर सिटी से, लेकिन पढ़ाई का पहली बार मतलब समझ में आया जब JNU में गया, जब देश के हजारों विद्यार्थियों में से सिर्फ 25 विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए चुना गया और उन 25 में एक था जिसमें ST की सिर्फ 2 सीटें थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि 2 सीटों में पहली रैंक मेरी है और मुझे यहाँ चुना गया है। लेकिन ये अच्छा लगना तो था, लेकिन जब